साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और खूबसूरत होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ एक खूबसूरत, जोरदार और जबरदस्त सी क्लास को लेकर। दोस्तों आइएगा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इतिहास के बारे में वार्ता करने के लिए आए हैं, और जहां से हमने खत्म की थी चीजें पिछली क्लास में, उससे ही आगे हम आज चीजों को शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप YouTube की फ्री क्लासेस की टाइम टेबल जानना चाहते हैं तो हमारी जो YouTube पर क्लासेस चलती हैं, 9 बजे सुबह साथियों रीजनिंग की क्लास होती है, फिर 10 बजे साथियों आपकी सुबह साइंस की क्लास होती है, और शाम को 9 बजे मैं आपके सामने जीके पढ़ाने के लिए आ रहा होता हूं, और मैथ की क्लास जो होती है भैया वो 10 बजे होती है। तो ये आपका फ्री टाइम टेबल है, जो फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं उसका टाइम टेबल है, विराट बैच के अंतर्गत चलने वाली क्लासेस। दोस्तों आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो साइंस मैग्नेट के नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं साथियों अपनी चीजों को। आई थिंक हम कहां पढ़ रहे थे? तो हम साथियों खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? खिलजी के बारे में पढ़ के चल रहे थे। और एक बार जल्दी से फटाफट से आ जाओ भाई, जिस जिस बच्चे को अभी तक नहीं पता है चीजों के बारे में, वह साथियों सारे बच्चे यहां पर इस क्लास के अंदर जुड़ जाओ। चलो शुरू करें। हाँ भाई बोलो, शुरू किया जाए। तो अंतिम क्लास में आप सबने क्या पढ़ा था एक बार मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों एक बार बता दीजिएगा अंतिम क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया था। क्यों भाई? चलो पीडीएफ मैं आपके सामने लगा लेता हूं और फिर शुरू करते हैं। आ जाओ। हाँ तो दोस्तों खिलजी वंश हम पढ़ रहे थे, और खिलजी वंश में आपने काफी कुछ जान लिया था। जैसे मैंने अंतिम क्लास में खिलजी वंश मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो बात करी थी उससे पहली क्लास में। फिर हमने साथियों क्लास में बात करी थी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके सेनापति मलिक काफूर के बारे में, और दोस्तों चित्तौड़ के बारे में बात करते हुए, राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों क्या क्या बनवाया। आई थिंक हम यहाँ तक पढ़ चुके होंगे, एक बार आप बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम पढ़ चुके थे, और दोस्तों अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो के बारे में भी हम थोड़ा सा जान चुके थे। मैंने आपसे कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या क्या बनवाया, यहां तक हम साथियों आ चुके थे। दोस्तों देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने साथियों संपूर्ण भारत में अपनी मतलब काबिलियत को दर्शाने की कोशिश करी है, चाहे वो आक्रमणों को लेकर हो, चाहे साथियों वो आपकी कुछ स्मारक बनवाने से संबंधित हो। तो ये व्यक्ति क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया दोस्तों, भारत के अंदर एक समय ऐसा आया जब ये व्यक्ति दोस्तों भारत में क्या करता है, जब ये भारत के अंदर कुछ चीजें बनवाता है। तो इसने क्या क्या बनवाया देखो दोस्तों, है क्या कि आपने पढ़ा होगा कि जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन, सॉरी, निर्माण जो करवाया है शुरू, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। जब ऐबक शुरू कर देता है, ऐबक क्या शुरू किया? कुतुब मीनार। तो ऐबक ने दोस्तों जब कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया और बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, तो इस अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक बात आई, और वो बात क्या थी कि यार इस कुतुब मीनार पर मेरा भी थोड़ा सा क्या हो जाए, नाम हो जाए। क्या हो जाए? जो कुतुब मीनार है इसमें थोड़ा सा मेरा भी नाम जुड़ जाए। तो दरअसल ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति दोस्तों, वैसे तो कहा यह जाता है कि इस व्यक्ति ने दोस्तों कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनवानी शुरू करी। ये थोड़ी सी चिनवाता था, थोड़ी सी उससे बनवाता था, बनवाने के बाद दोस्तों क्या होता था, वो मीनार धड़ाम से नीचे गिर जाया करती थी। इसने फिर बनवाई, वो फिर गिर गई। दरअसल इसे बनाने का आइडिया नहीं था कुतुब मीनार बनी कैसे है। तो कुतुब मीनार से ऊंची दीवार इसने बनवा मतलब मीनार बनवाने की इसने कोशिश करी थी। बाद में क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने दोस्तों वहां पर अलाई दरवाजा बनवा दिया, क्योंकि सफल ही ना हो सका। अलाई दरवाजा दोस्तों किसने बनवाया? तो दोस्तों कुतुब मीनार के परिसर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। और इस व्यक्ति के द्वारा सीरी फोर्ट, सीरी का एक किला है जो दिल्ली में ही है, इसे सीरी फोर्ट की भी स्थापना करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर को बसाया। तो सीरी शहर के संस्थापक कौन है? दिल्ली के अंदर ही है दोस्तों, ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी रहने वाले हैं, सीरी शहर को बसाने वाले। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों अगले शासक बनते हैं, इनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। खिलजी का शासनकाल यहां से समाप्त होता है, और अगला जो शासक बना है उसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मतलब खिलजी वंश का एक ये शासक है। दोस्तों ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा खतरनाक टाइप का है,
पहली बात तो ये व्यक्ति अपने आप को दोस्तों खलीफा कहलवाता है। क्या कहलवाता है? पहली बात तो ये अपने आप को खलीफा कहलवाता है, कहता है मुझे आप सब लोग खलीफा कहो, खलीफा की उपाधि लेता है। अच्छा, खतरनाक कैसे था ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जैसे पूरी सभा लगी हुई है ना, पूरे मंत्री सब बैठे हुए, पूरे साम्राज्य के लोग मतलब इसके दरबार में बैठे हुए, तो इसका अपना स्टाइल हुआ करता था। अपने स्टाइल में क्या करता था, जैसे कि मान लो सभी लोग बैठे हैं, जाके साथियों महिलाओं के कपड़े पहने, लहंगा चुन्नी बढ़िया से डाले, ब्रांडेड, और जाके साथियों लहंगा चुन्नी पहन के पहुंच गया साम्राज्य के अंदर। अब मंत्री वगैरह देख के सभी शॉक्ड हो गई, यार ये क्या कर रहा है। अब बादशाह हो तुम यार, राजा हो, कोई ऐसे तो न हो नहीं कि कोई नचनिया हो, है कोई भी कुछ भी चलेगा वहां पे। तो अब आपसे लोग प्रेरित होते हैं, आपको राजा देखते हैं आपके अंदर, और अगर आप राजा हो तो यार प्रॉब्लम होगी जब आप महिलाओं के कपड़े पहन के साम्राज्य में जाओगे। अच्छा चलो, महिलाओं के कपड़ों तक तो बात ठीक थी, कभी कभी तो ये व्यक्ति दोस्तों कपड़े ही नहीं पहनता था, नग्न अवस्था में ही भागता दौड़ता चला जाता था। अब महिलाएं भी खड़ी हैं, पुरुष भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, और ये राजा है, बादशाह अपने आपको खलीफा कहलवा रहा है। नग्न अवस्था में भागता हुआ जाके कुर्सी पे बैठ गया और पैर पे पैर रख के पुष्पा स्टाइल में बोला कि बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। अब कोई क्या बोलेगा, इससे नजर उठा के देख नहीं पा रहा है इसको, तो प्रॉब्लम कहां से बताएगा। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थोड़ा सा साथियों अलग टाइप का व्यक्ति रहा है, और ये एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर या कई बार नग्न अवस्था में पहुंच जाया करता था, जिससे लोग बहुत परेशान रहा करते थे। अब आप समझिएगा दोस्तों, होता क्या था कि जब भी सत्य कोई राजा अच्छा होगा, उसके बाद का राजा जो होगा वो थोड़ा नौटंकीबाज निकलेगा। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कितना साम्राज्य विस्तार किया, मलिक काफूर ने उसके सेनापति के रूप में काफी अच्छा काम किया, काफी साम्राज्य विस्तार की नीति लेके ये लोग चले और काफी कुछ किया भी। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने सत्य जो कुछ हासिल किया था खिलजी ने, वो सब कुछ इस कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दोस्तों बर्बाद कर दिया। इसके बाद दोस्तों नसरुद्दीन खुसरो शाह, एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं उस पर, खलीफा वाला और सत्य नग्न अवस्था में जाने वाला। नसरुद्दीन खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है, ये 1320 से लेकर दोस्तों 1320 तक ही गद्दी पर बैठने का काम करता है। ये व्यक्ति कहते हैं भैया मुझे पैगंबर का सेनापति कहो, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हुआ करते थे उनका सेनापति अपने आप को कहलवाते हैं। तो दरअसल कर कुछ नहीं रहे, महीनों महीनों तक उस तक शासन कर रहे हैं और टाइटल ऐसे ले रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, खलीफा कहलवा रहा है कोई। पूछा जाएगा कि खलीफा की उपाधि किसने धारण करी है, कौन अपने आप को खलीफा कहलवाता था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कहेगा कौन व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहलवाता था, किसका टाइटल है पैगंबर का सेनापति, तो नसरुद्दीन सत्य खुसरो शाह जो खिलजी वंश का शासक है, ये अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहलवाता था। ठीक है, ये दो छोटे छोटे शासक हुए और यहां तक चीजें समझ में आपको आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं खिलजी वंश से आगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो आपके जुबां केसरी यानी कि हरदम जुबां पर रहनी चाहिए। वो ट्रिक क्या हुआ करती थी, ट्रिक बहुत सामान्य थी। मैंने कहा था बेटा जी के तो सरल लगती है, क्या याद है, किस किस को याद है ये, जी के तो सरल लगती है, क्या कहा था, जी के तो सरल लगती है। तो हमने मेरे प्यारे साथियों, मेरे हमदर्दों, हमने क्या पढ़ लिया, हमने सर गुलाम वंश को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सर खिलजी वंश अभी अभी आपने पढ़ाया। अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश, जिनको आप तुगलक वंश के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, जिनको आप दोस्तों तुगलक वंश के नाम से जानते हो। दोस्तों खिलजी वंश का जो राजा है उसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो अभी हमने पढ़ा पैगंबर का सेनापति। इस नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या एक दिन मौका मिलते ही एक व्यक्ति कर देता है, और इस व्यक्ति का नाम है दोस्तों गाजी मलिक। क्या नाम है, गाजी मलिक। गाजी मलिक के हाथ एक दिन नसरुद्दीन खुसरो शाह लगा और नसरुद्दीन खुसरो शाह की क्या कर देता है दोस्तों, गाजी मलिक यहां पर हत्या कर देता है। और जब गाजी मलिक ने हत्या करी तो गाजी मलिक ने हत्या करने के साथ ही दोस्तों इस व्यक्ति ने अपने ही नाम का एक वंश शुरू कर दिया, और इस वंश का क्या नाम हुआ करता था, इसको आप दोस्तों तुगलक वंश के नाम से जानोगे। क्या जानोगे, तुगलक वंश के नाम से जानोगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि महोदय ये बताओ तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए, तो दोस्तों आप गाजी मलिक आंसर लगा सकते हो। आप कहोगे सर हमने तो किताबों में कुछ और पढ़ा है तुगलक वंश का संस्थापक। तो दोस्तों इसीलिए तो मैंने बताया कि आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर ऐसे बना कि बताओ तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, और ऑप्शन में अगर गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया गया,
तो आप क्या आंसर गाजी मलिक लगाओगे? बोले सर नहीं लगाएंगे, तो आज के बाद लगाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक आप कहो चाहे आप दोस्तों गाजी मलिक कहो, दरअसल गयासुद्दीन तुगलक का ही दूसरा नाम गाजी मलिक है, और इस गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक नाम के व्यक्ति ने ही इस नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करी है। दोस्तों अगर हम बात करें, इसे आप मुगलपुरी कहो चाहे आप इसे मंगोलपुरी कहो, दरअसल मंगोलपुरी जो दिल्ली के अंदर है, जलालुद्दीन खिलजी ने साथियों इसको बसाने का काम किया था। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख लेना। क्योंकि दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बना है ना, वो ये बना है कि ये बताओ कि दोस्तों मुगलपुरी या मंगोलपुरी की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों बच्चा क्या सोचता है ना कि भाई मुगलों ने इसकी स्थापना करी होगी, लग रहा है ना मुगलपुरी या मंगोलपुरी। ध्यान रखना, मुगलों से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है ना, इसने मंगोलपुरी या मुगलपुरी की स्थापना करने का काम किया था। ये पॉइंट है, क्योंकि नाम से ऐसे लगता है कि मंगोलों से इसका संबंध होगा या मुगलों से इसका संबंध होगा। समझ पा रहे हो ना? क्लियर हो गया? बोले क्लियर हो गया। आइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहां पर है? तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा ये कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही अवस्थित है। कहां पर है? कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही अवस्थित है। दोस्तों इसकी मृत्यु कैसे हुई अलाउद्दीन खिलजी की, ये भी थोड़ा सा पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी सर मरा कैसे था। दरअसल इसको एक बीमारी हुई थी, कोढ़ समझते हो? कोढ़ भाई, कोढ़ समझते हो? मतलब शरीर हमारा गलने सड़ने लग जाए, तो कहते हैं कि इसको कोढ़ हुआ था। और कोढ़ होने के बाद जब ये बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, अपनी बीमारी से त्रस्त होने लगा, तो अंततः इसने मलिक काफूर से ही कहा कि यार किसी स्वर्ग की अप्सरा की बाहों में वो मजा कहाँ जो तेरे साथ बात करने में होता है। तो एक काम कर, तू मेरे को लगा दे ठिकाने, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है। तो कहते हैं कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था, क्योंकि कोढ़ से बहुत परेशान हो चुका था, है ना। तो कई बार तो ऐसा मिलेगा कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये बहुत कोढ़ से ज्यादा परेशान हो गया था। शुरू करते हैं साथियों तुगलक वंश। तो पहली बात तो आप ये जानो कि तुगलक वंश को जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप देखोगे तो 1320 से लेकर 1414, कितना लंबा शासनकाल है? वो तो 30 साल तक ही था, 1390 से 1320 तक था। ये देखो 1320 से लेकर 1414, ये जो तुगलक वंश आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना दोस्तों, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश होगा। यानी कि सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया? तो वो तुगलक वंश ने किया। सर इसके संस्थापक कौन है? तो मैंने कहा चाहे तो आप इसे गाजी मलिक कह दो, और चाहे साथियों आप इसे गयासुद्दीन तुगलक कह दो, बात एक ही रहने वाली है। गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना करी। ध्यान रखना दोस्तों, पांचों के पांचों जो वंश है ना, उसके संस्थापक पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर स्टार लगा लेना। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए, तो क्या बता पाओगे? अगर मैं आपसे कहूं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए, तो क्या बता पाओगे? अगर मैं आपसे कहूं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए, तो इसको बताने में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें, इसके नाम में ही तुगलक आ रहा है, गयासुद्दीन तुगलक। हालांकि गाजी मलिक इसका नाम कम देखने को मिलेगा, आपको एक दो जगह ही मिलेगा। अब हम जहां भी यूज कर रहे होंगे वहां सत्यो गयासुद्दीन तुगलक ही यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी है। ये भी आपको थोड़ा अपने खोपड़ी के अंदर रखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के साथ ही इस व्यक्ति को थोड़ा खुराफाती मतलब करने का मन आया। क्या किया इसने? सत्य नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। क्या करवा दिया? नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। तो सबसे पहले क्या करता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और दोस्तों इस व्यक्ति के द्वारा ही तुगलकाबाद शहर को भी यहां बसाया गया। तो गयासुद्दीन तुगलक, देखो तुगलक से ही पता चल रहा है तुगलकाबाद का शहर किसने बसाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का काम इसने शुरू तो करवाया है, लेकिन ये नहरों को कंप्लीट ना करा सका। मतलब इसने क्या सोचा, भाई सिंचाई व्यवस्था को थोड़ा संभालेंगे, तो इसने नहरें खुदवानी शुरू कर दी। यहां से भाई वहां तक नहर खोद दो, वहां से वहां तक नहर खोद दो, खुदवानी शुरू कर दी। अब ऐसे प्रोजेक्ट बेटा एक टारगेट के साथ ही तो पूरे हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी होते। तो नहर कार्य खुदवाना तो शुरू कर दिया, लेकिन दोस्तों ये क्या कर सका, ये दोस्तों उनको कंप्लीट ना कर सका, ये उनको कंप्लीट ना कर सका। नहर कार्यों को खुदवाना शुरू किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया। तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा बसाया गया। दोस्तों तुगलकाबाद का किला दिल्ली में ही है। तुगलकाबाद का किला ये आपने देखा भी होगा कि मैं दिल्ली के तुगलकाबाद में रहता हूं, तो तुगलकाबाद का किला ये क्या है? फोर्ट है, तुगलकाबाद फोर्ट। इसको भी दोस्तों किसने
गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा इसको भी दोस्तों यहां पर बनवाया गया था। बोले ठीक है। हम पिछली क्लास में एक बात करके आए होंगे, एक डिस्कस करके आए होंगे दोस्तों एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम होगा निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। तौलिया मत समझना इसको, निजामुद्दीन औलिया। दरअसल निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक ये दोनों मतलब पैरेलल हैं, समांतर हैं। मतलब जब गयासुद्दीन तुगलक राजा है, शासक है, तो निजामुद्दीन औलिया उसके साथ साम्राज्य में रहने का काम करते हैं। ऐसे समझो जैसे कई बार होता है ना कि साधु संत जो होते हैं, है ना, ऐसे साधु संत नहीं रहते, अगर अलग अलग धर्म में साधु, कहीं कुछ मौलवी होते हैं, तो राजा अपनी जगह शासन कर रहा है और ऐसे मंदिरों में साधु संत या कोई मतलब फकीर टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, तो ऐसे ही हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन हैं। दोनों के अंदर एक समस्या है। समस्या क्या है कि दोनों में बनती नहीं है। मतलब एक कहता है 36, दूसरा 63 कहता है। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि गयासुद्दीन तुगलक तो कुछ कहता है और निजामुद्दीन औलिया कुछ कहते हैं। अच्छा, जनता के बीच में कुछ मामला ऐसा है कि जनता अपने राजा गयासुद्दीन तुगलक को भी उतना सम्मान देती है और निजामुद्दीन औलिया को भी उतना सम्मान देती है। तो जनता के लिए दोनों प्रिय हैं, लेकिन निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक अच्छा नहीं लगता, गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं, चीजें चलती गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक समय ऐसा आया कि जब ये गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों दक्षिण भारत में चला जाता है। कहां पर चला जाता है? दक्षिण भारत में चला जाता है। और दक्षिण भारत में जब ये गया गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान पर, एक सत्यो विद्रोह का दमन करने के लिए, तो यहां से निजामुद्दीन औलिया ने एक स्टेटमेंट दिया। गयासुद्दीन तुगलक कहां गया, मतलब राजा कहां गया दिल्ली का? दक्षिण भारत में एक अभियान पर गया है। निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी। और भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी ये थी कि इस व्यक्ति ने कहा कि ये गयासुद्दीन तुगलक जो है अब वापस नहीं आएगा। क्या कहा? अब वापस नहीं आएगा। और मैं इस बात का क्या करता हूं? भविष्यवाणी करता हूं। जैसे IIT बाबा ने कह दिया इंडिया नहीं जीतेगी, है ना, तो ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी कर दी कि गयासुद्दीन तुगलक अब दिल्ली वापस नहीं आएगा, ये इसका अंतिम अभियान होगा। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक यानी कि राजा के लिए ऐसे बोल दिया। ये बात साथियों, ये बात गयासुद्दीन तुगलक तक पहुंच गई कि तू तो यहां अभियान चला रहा है, लेकिन बाबा ने क्या यहां पर स्टेटमेंट दे दिया कि तू वापस नहीं आएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने मैसेज भिजवाया दिल्ली के लिए और कहा, निजामुद्दीन औलिया, मैं दिल्ली भी वापस आ रहा हूं और मैं जीवित भी वापस आ रहा हूं। एक काम करना, तू अपना बैग एंड बैगेज पैक रखना, तुझे मैं दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। तो आजकल बहुत स्टेटमेंट देने लगा है, बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करने लगा है, तो बैग एंड बैगेज पैक रखना, तुझे मैं दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। मैं दिल्ली वापस आऊंगा और जिंदा भी आऊंगा, लेकिन मैं देखता हूं तेरी भविष्यवाणी कैसे सही निकलती है। निजामुद्दीन औलिया यहां से मुस्कुराया और निजामुद्दीन औलिया ने यहां से एक स्टेटमेंट दिया और कहा, हुजूर दिल्ली दूरस्थो। क्या कहा? हुजूर दिल्ली दूरस्थो। मतलब हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है दिल्ली अभी दूर है। क्या निकलता है? दिल्ली अभी दूर है। जब मैं आपको साथियों सुभाष चंद्र बोस पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर एक नारा बताया था आपको, और उस नारे में क्या था? दिल्ली चलो। क्या था? दिल्ली चलो। यहां पर क्या है नारा? दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा और ये ऐसे पूछा जाएगा, किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। मामला क्या है पूरा समझ में आ गया होगा। तो कहा कैसे था? हुजूर दिल्ली दूरस्थो। तो कई बार साथियों पेपर में, राजस्थान के अंदर एक पेपर हो रहा था, उसमें ये इसी भाषा में पूछ लिया गया, हुजूर दिल्ली दूरस्थो, ये किसने कहा? ये किसका स्टेटमेंट है? इसका अर्थ क्या है? दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। बोले सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, हम लगा देंगे इस स्लोगन को अगर पूछेगा तो। मामला यह है कि सर हुआ क्या? सर हुआ क्या ये बताओ। तो हुआ ये मेरे साथियों कि ये व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक अभियान चलाया इसने दक्षिण भारत में, और अभियान चला के वापस आ रहा था।
और जवाब देना था इसको निजामुद्दीन औलिया को कि देख मैं वापस आ गया। ये व्यक्ति लगभग दिल्ली पहुंच गया गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली पहुंचने के बाद जब दिल्ली के नजदीक आ गया तो नजदीक आने के साथ बोला कि अब तो निजामुद्दीन औलिया का भविष्यवाणी झूठी हो गई, अब तो मैं बाउंड्री पे पहुंच गया, बॉर्डर पे पहुंच गया। चलो एक काम करते हैं कि मैसेज भिजवा देते हैं निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया तैयार रहना, मैं लगभग दिल्ली पहुंच चुका हूं, रात को यहीं आराम करूंगा, सुबह उठकर निजामुद्दीन औलिया को पहले दिल्ली से भगाऊंगा। मैसेज भिजवा दिएगा कि निजामुद्दीन औलिया तू तैयार रहे, मैं पहुंच गया बस दिल्ली, बॉर्डर पे खड़ा हूं और मैं रात को इधर ही आराम करता हूं। दरअसल इस गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है, इससे आप चाहे तो जोना खां कहो, चाहे आप जूना खां कहो। अब जूना खां सोचने लगा कि यार पिताजी दक्षिण अभियान से आए हैं और इस तरह से लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि वापस नहीं आएंगे, तो ये जूना खां या जोना खां इस गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है और ये क्या करता है, पिताजी के सम्मान में एक महल बनवा देता है। और दोस्तों महल होता है लकड़ी का, किसका, लकड़ी का। दोस्तों इतिहास में बहुत कम क्या दो ही राजा ऐसे हैं जिनके महल लकड़ी के हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक यही है गयासुद्दीन तुगलक जिसका महल लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का महल बनवाता है और कहता है पिताजी के रुकने के लिए व्यवस्था कर देता है दिल्ली के बाहर, और पिताजी लगभग वहीं पहुंचते हैं, बोले बेटे ने तो महल भी बनवा रखा है, तो यहीं पर आज रात आराम करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल में रुक जाते हैं। दोस्तों ये महल ऐसे समझो जैसे पांडवों का लाक्षागृह, मतलब एक बार दिल्ली दिखाओ तो पूरा महल सुहा। कहा जाता है कि रात को कुछ ऐसा हुआ कि महल कुछ ऐसे बना हुआ था या महल के अंदर कुछ कमियां थी या निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सच होने वाली थी कि वो महल की कुछ लकड़ियां गिरी और लकड़ियां गिरने की वजह से पूरा महल गिर गया, और पूरा महल जो गिरा कि गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली के बाहर ही दोस्तों उस लकड़ी के महल में दबकर ही मौत हो गई। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का ऐसा कौन सा बादशाह था जिसका लकड़ी के महल में दबने के बाद जिसकी मृत्यु हुई, तो आप क्या कहोगे, निजामुद्दीन औलिया के भविष्यवाणी के बाद गयासुद्दीन तुगलकाबाद के नजदीक एक लकड़ी के महल में सत्य दब के इस व्यक्ति की मौत हो गई। निजामुद्दीन औलिया का ये फेवरेट स्टेटमेंट जो आपको याद हमेशा रखना होगा, जो सुभाष चंद्र बोस के स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके रखिएगा, दिल्ली अभी दूर है। सुभाष चंद्र बोस का क्या था, दिल्ली चलो। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे मैं पहले करा चुका हूं। निजामुद्दीन औलिया अब किसकी मौत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके बेटे का नाम क्या है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस तरह से लकड़ी के महल में दब के हुई है, ये बात अच्छे से समझ में क्लियर होगी। चलो अब देखो, अब अगला गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। इस व्यक्ति का नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहोगे इसे दोस्तों आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ में आई, क्या कहोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। यह व्यक्ति 1325 से लेकर और 1351 तक गद्दी पर बैठने का काम करेगा। जो मैं अभी बात कर रहा था जोना खां या जूना खां नाम का ये सत्य व्यक्ति हुआ करता था, इसका बचपन का नाम हुआ करता था। इस व्यक्ति को कहा जाता है आधा पागल। कुछ लोग कहते हैं ये आधा नहीं, ये तो पूरा पागल है। कुछ लोग कहते हैं ये तो मनिहारों का राजकुमार है। कुछ लोग कहते हैं ये तो धनवानों का राजकुमार है। कुछ लोग कहते हैं ये विरोधी तत्वों का मिश्रण है। इसके टाइटल बड़े प्यारे हैं। लोग क्या कह रहे हैं इसे आधा पागल, लोग कह रहे हैं इसे पूरा पागल, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो विरोधी तत्वों का मिश्रण है ना। तो इसको इसी तरह से अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा इसे क्यों कहा जा रहा है, ये पागल है क्या? तो दोस्तों देखो, इस व्यक्ति की बात करूं तो ये व्यक्ति जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा अभी तक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन। और ये दोस्तों दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति है। दर्शन शास्त्र में रुचि रखता था, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति। और इसके टाइटल क्या है, विरोधी तत्वों का मिश्रण है, आधा पागल, पूरा पागल, मनिहारों को धनवान या मनिहारों का राजकुमार। सर फिर क्यों कहा जा रहा है? मैंने कहा कि दोस्तों ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है। तो सर पढ़े लिखे लोगों का दिमाग चल जाता है, आप ऐसे कहना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। देखो ऐसे समझो कि ये दरअसल ना उस समय पर पढ़ गया जिस समय पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। आप जैसे आज पढ़ जाओ तो आप कितना पढ़ सकते हो, आपको इस दुनिया में एक से एक पढ़ा लिखा मिल जाएगा।
आप जीके हिस्ट्री को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप एक एक डेट भी याद कर लोगे, हो सकता है किसी दिन तुम्हारा सामने ऐसे व्यक्ति हो जो तो हिस्ट्री में तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, जिसको तुमसे ज्यादा फैक्ट याद हो, जिसको तुमसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आते हो। तो आज के टाइम पर बहुत पढ़े लिखे लोग मिल सकते हैं तुमको, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये उस समय पर पड़ गया जब कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था। अब ऐसे समझो कि मान लो आपका गांव है, आपका गांव है, आपके गांव में, पूरे गांव में कोई भी तीसरी से ऊपर पढ़ा हुआ नहीं है, थर्ड क्लास में सभी फेल होके बैठे पूरे गांव के अंदर, पूरा गांव 3 से ऊपर नहीं पढ़ा। आपने कर लिया बीटेक, आपने कर लिया बीटेक। अब आप गए अपने गांव में बीटेक बीटेक करके, जो गांव आपका समझ लो किस तरह का है, पढ़ा लिखा नहीं है, आप बीटेक करके गांव में गए। अब आप जो बात करोगे अपने गांव के अंदर, तो आप अपने स्तर की बात करोगे, आप अपने लेवल की बात करोगे, आप जिस माहौल में रह के आए उस माहौल की तरह बात करोगे ना। बोले सर बिल्कुल करेंगे। अब मान लो 4 लोग खड़े होकर कहीं पर बात कर रहे थे आपके गांव में, आप भी पहुंच गए, अब कुछ बात कर रहे थे, आपने भी अपनी बात रखी, आपने भी अपनी सलाह दी, है ना। अब उनकी सलाह और आपकी सलाह क्या मैच करेगी? नहीं करेगी। और जैसे ही आप उन 4 लोगों से बात करके कुछ सलाह देके जाओगे ना, तो 4 लोग पता है क्या कहेंगे? अरे पागल है। क्या कहेंगे? पागल है, बेवकूफ है, दिमाग चल गया इसका पढ़ के, यही बोलेंगे ना। सेम कंडीशन इस व्यक्ति के साथ थी। ये उस समय पढ़ गया ना जब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए बाकी के लोग इससे अनपढ़ कहते थे, पागल कहते थे, आधा पागल, मनिहारों का राजकुमार, विरोधी तत्वों का मिश्रण, क्योंकि पढ़ गलत टाइम पे गया था। तो इसलिए बेटा सही टाइम पे भी पढ़ना चाहिए। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है। दरअसल ये व्यक्ति पागल नहीं था, ये व्यक्ति बहुत दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति था। देखो ना, दर्शन शास्त्र में रुचि रखना है। जितने भी शासक हैं अभी तक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही है। नाम क्या है इस व्यक्ति का? नाम है दोस्तों, इसे जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हो। किसके नाम से? एमबीटी लोग लिख देते हैं इसको, अगर आपको याद रखना हो तो शॉर्ट में इसको एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यह व्यक्ति है। अब क्या इसके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लंबे क्षेत्र पे शासन किया। दुनिया जीतने की चाहत रखता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने वो क्षेत्र भी जीते थे जो कभी अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं जीते थे। इसलिए ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और सबसे लंबे साम्राज्य पर भी इसने शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे लंबे साम्राज्य पर। कुछ क्षेत्र ऐसे थे भारत में जिनको अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीत पाया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उन क्षेत्रों को जीतने का काम किया था। ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी मेरे लालो, जैसे मैंने आपको बताया होगा द्वाब क्षेत्र क्या होता है। द्वाब क्षेत्र बताया था नहीं क्लास में, चलो दोबारा बता देता हूं, सुनो। देखो, मान लो ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है। अगर मैं इस नदी को, जैसे मान लो मैंने कहा गंगा नदी, और यहां पर गंगा और यमुना की ही हम बात करने वाले हैं, वैसे भी ये हो गई आपकी यमुना नदी। 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। अब ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो इनके बीच का क्षेत्र है ना, गंगा और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को आप गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हो। जैसे कोई भी 2 नदियां हैं, उन नदियों के बीच के जो क्षेत्र होंगे ना, जैसे ये क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इस क्षेत्र को आप हमेशा 2 नदियों का दोआब क्षेत्र कहोगे। ये बीच का जो ग्रीन वाला एरिया है ना, इसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होता है। क्यों? देखो, यहां पर कोई फसल आपने बोई, जब नदियां बढ़ के आएंगी, पानी ज्यादा आएगा, तो यहां की मिट्टी को, जिस पे आपने फसल रोप ली है, उस मिट्टी को बहा के आगे ले जाएंगी, यहां पर नई मिट्टी लाके डाल देंगी। और अगर नई मिट्टी लाके डालेंगी तो वो मिट्टी उपजाऊ होगी, तो आप दोबारा फसल बोगे तो फिर से अच्छी होगी। मतलब यहां की मिट्टी बदलती रहती है, तो ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को साथ दोआब क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र सिंपल समझो कि 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये गंगा और यमुना के बीच की भूमि है, तो इसे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं, सिंपल भाषा में। तो इस व्यक्ति ने क्या सोचा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि यार ये जो दोआब क्षेत्र है गंगा और यमुना का, यहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, खेती अच्छी होती है, तो क्यों ना मैं यहां के लोगों से कर ज्यादा लूं।
भाई जहां ज्यादा फसल अच्छी हो रही है वहां के लोगों से ज्यादा फसल मतलब टैक्स ले लो, जहां फसल थोड़ी कम हो रही है वहां के लोगों से थोड़ी कम टैक्स ले लो। तो इसने द्वाब क्षेत्र के कर को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? द्वाब क्षेत्र के कर को, टैक्स को क्या कर दिया? तो यहां पर बढ़ा दिया। उसी समय पर क्या हुआ? जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया उसी समय पर दोस्तों यहां पर भयंकर बाढ़ आ गई और जो फसल थी किसानों की वो भी बह गई। अब भैया निर्णय तो हो चुका था, कर तो बढ़ेगा। अधिकारियों को क्या मतलब, भाई राजा को क्या पता कि क्या हो रहा है। अधिकारियों ने कहा भैया लगान तो दोगुना ही देना पड़ेगा, कर तो बढ़ा के देना पड़ेगा। अब प्रजा क्या कहेगी? कहेगी कि नहीं कहेगी? पागल है, एक तो फसल हमारी बह गई, दूसरा कर भी दुगना देना पड़ रहा है। तो जनता क्या कहेगी? इसे पागल कहेगी कि नहीं कहेगी? जनता क्या कहती थी? पागल है। लेकिन ये सोच समझ के निर्णय ले रहा था, लेकिन इसके निर्णय इस पर उल्टे पड़ते थे। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने सत्य द्वाब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी और सूखा पड़ा, कहीं पर सत्य बाढ़ आई जिसकी वजह से फसल पूरी नष्ट हो गई, तो लोगों को दुगना लगान देना पड़ा, इसलिए इसको लोग आधा पागल कहने लगे। निर्णय भाई उल्टा पड़ गया। या तो सोच समझ के था इसने, लेकिन इसका निर्णय उस पर ही उल्टा पड़ गया। बोले क्लियर? बोले सब क्लियर। अब सुनो, इस व्यक्ति के दिमाग में एक बात और आई। बोले कुछ करते हैं। इसने कहा कि यार अगर हम देखें तो एक मुद्रा चलती है, मतलब इसके समय पर जो मुद्रा है वो मुद्रा चलती है, और ये मुद्रा जो है ये मान लो सत्य आपकी किसकी है? सोने की मुद्रा है, गोल्ड की। किसकी? सोने की मुद्रा है, गोल्ड की मुद्रा चलती है। तो इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि यार इतना सारा सोना, गोल्ड इतना सारा मार्केट में अगर रन हो रहा है तो ये सोना किस काम का है? भाई जो सिक्के चलते हैं ना वो सोने के चलते थे इसके टाइम पर, ऐसे समझो। तो इसने कहा यार इतना सारा मतलब सोना मार्केट में रन हो रहा है मुद्रा के रूप में, इसकी जरूरत क्या है? एक काम करो ना, हम इन सिक्कों को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इस सिक्कों को बदल देते हैं। बोले सर क्या, किसके चलेंगे? बोले कुछ नहीं, सांकेतिक मुद्रा चला देते हैं, मतलब टोकन करेंसी का व्यवस्था कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सांकेतिक मुद्रा चला देते हैं, टोकन करेंसी की शुरुआत कर देंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये जो सिक्के इसने कहा कि हम चलाएंगे चमड़े के हुआ करते थे। किसके? चमड़े के सिक्के चलाने की इसने बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि ये तांबे के हुआ करते थे, है ना। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है कि मुद्रा के जैसा दिखना चाहिए। सांकेतिक मतलब उसका सिंबल है कि भाई हाँ ये टोकन है। जैसे आप कैंटीन में गए हो तो कैंटीन में प्लास्टिक के भी टोकन आपने देखोगे, 50 रुपए आप दो, वो 50 का टोकन देगा, आप जाके उससे ब्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्ची पे लिख के दे देगा 50 रुपए इसने दिए, या फिर स्लिप निकाल के दे देगा, आप ब्रेड वालों को जाके देखो जब भी ब्रेड दे देगा। तो सांकेतिक मुद्रा वो किसी की भी हो सकती है। तांबे और चमड़े के ज्यादा इसमें साक्ष्य मिलते हैं। तो इसने क्या किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, दरअसल विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को इसलिए इनसे कंपेयर करता है, मोहम्मद बिन तुगलक से। क्यों? इसने भी आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसने भी ऐसे स्टाइल में कहा कि आज रात 12 बजे के बाद सोने के सिक्के प्रचलन से बंद हो जाएंगे। तो विपक्ष इसीलिए तो इनको कंपेयर करता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रेरित होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, जिसके टाइटल क्या है आपने जान लिए। बहरहाल तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और कहा कि जो सोने की मुद्रा चलती है ना, ये सोने की मुद्रा दोस्तों नहीं चलेगी। इसका दिमाग सही था, सही सोच रहा था कि इससे क्या होगा कि बहुत सारा सोना मेरे राजकोष में आके जमा हो जाएगा, धन मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। जब धन मेरे पास ज्यादा होगा, सोना मेरे पास ज्यादा होगा, तो मैं एक समृद्ध राजा कहला पाऊंगा। राजकोष के अंदर जिसके ज्यादा अंदर धन है वो उतना ही पैसे वाला राजा है, वगैरह वगैरह। तो इसका सोचना सही था और ये सही दिशा में जा रहा था। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। अब ये निर्णय तो उसने ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये कि दोस्तों सिक्के चलने लगे, सांकेतिक मुद्रा राज्य में रन होने लगी। जब सांकेतिक मुद्रा रन होने लगी तो तुम्हारे जैसे कलाकारों ने देखा यार सिक्का तो कोई बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल बात है। तुम गए अपने घर पे, मान लो टोकन था वो तांबे का, आपने जाके रखी अपने तांबे की थाली, ऊपर से सिक्का रखा, आसपास से चम्मच से काट दिया, सिक्का तैयार हो गया 500 का, है ना। ये चमड़े का था। तो उस समय जिसकी भी इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, उन धातुओं की लोगों के पास कोई कमी नहीं थी। लोगों ने अपने घर पे ही आरबीआई खोल दिए। जो जाए एक सिक्का ले, एक सिक्के के दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, पांचवा, और सिक्के सिक्के घर पे जाए। घर से लाओ भाई 50 रुपए का जूस पिला दो, जूस पी रहा, सब्जी ला रहा,
अब कुछ समय में इसको समझ में आया कि यार जितने सिक्के मैंने चलाए थे ना उससे कई गुना ज्यादा मार्केट में चल रहा है, ये आए कहां से? इसको समझ में आ गया विमुद्रीकरण का क्या हुआ, लॉस हो गया। विमुद्रीकरण जैसे मोदी जी ने किया था ना, इसने भी किया था। विमुद्रीकरण का क्या होगा दोस्तों, यहां पर लॉस होगा। इसने कहा भाई साहब फटाफट से बंद करो, क्या करो, सांकेतिक मुद्रा को फटाफट से बंद करो। इसने आदेश दिए भाई जितने भी लोगों के पास सिक्के हैं ना वो सब के सब लोग क्या करो, इन सिक्कों को उठाओ और सिक्कों को लाके मेरे राजकोष में जमा करवाओ, मेरे राजकोष में जमा करवा दो। और आप उसके बदले जो सिक्का चल रहा था ना पहले सोने का, वो फटाफट से लेके जाओ, फिर से सोने के ही सिक्के चलेंगे। जानते हो इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा तबाही आ जाएगी। लोगों ने दुगनी स्पीड से सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इधर से चमड़े का सिक्का लेके जाते थे और उससे सोने का सिक्का लेके आते थे। जो इसके दरबार में धन था ना, जो इसके दरबार में अपना धन था ना, वो भी खाली हो गया। अब तो फटाफट से बनाओ तांबे का सिक्का, जाओ महाराज लो हम सिक्का लेके आ गए, हमें सोने का तो सोने का चलेगा, दे दिया सोने का। लोग दुगनी स्पीड से सातों सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। तो सोचो इसके निर्णय लेता सही था। ये निर्णय लेता सही था, लेकिन इसके निर्णय इस पर भारी पड़ जाते थे जिसकी वजह से लोग इसे पागल, आधा पागल, पूरा पागल वगैरह वगैरह कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक, तो क्या कहेंगे दोस्तों, इस व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 के समय पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा के रखना। बात समझ में आई? क्लियर हुई बातें? हाँ भाई, यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है? बोलो। और देखो इसके सारे काम सोच समझ के तो कर रहा है, लेकिन इसके पास से खुद पर उल्टे पड़ रहे हैं। इसने क्या किया, इसने ये देखा यार जितने भी इतिहास के राजा हैं ना, मंगोलों के आक्रमण से बड़े परेशान रहे हैं। मंगोल आए दिन अटैक करते रहते हैं, शुरू से ही दिल्ली सल्तनत के लोग मंगोलों से परेशान रहे। इसने कहा यार मंगोल हम पे अटैक करते हैं, हम उनके बचाव के बारे में सोचते हैं, हम खुद मंगोलों पर अटैक करेंगे, जिससे मंगोल समझ जाए कि भैया ये तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। दिल्ली सल्तनत के राजा के रूप में अगर हम मंगोलों पर अटैक करने के लिए जाएंगे तो मंगोल फिर भारत पर अटैक करने के लिए नहीं आएंगे। सोच तो सही रहा है बंदा कि हम उल्टा मंगोलों पर अटैक करने चलते हैं ना। इसने कहा कि इसके लिए सेना तैयार की जाए। निर्णय दे दिया कि भाई सेना तैयार की जाए। और सेना से कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं आपको 1 साल का वेतन पहले देता हूं, खाओ पियो मौज लो, बॉडी शॉडी बनाओ, तैयार रहो, मंगोलों पर अटैक करने के लिए चलना है। 1 साल की सैलरी ये व्यक्ति पहले ही सेना को थमा देता है और कहता है तैयार रहना, हमें मंगोलों पर अटैक करने के लिए चलना है। 1 साल की सैलरी। अब सोचो वैसे ही सिक्के चले गए इसको तो चमड़े के बदले में, 1 साल की सैलरी सेना को दे रहा, सेना तैयार कर रहा है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ समय बाद क्या दिमाग में आया, बोले मंगोलों के अटैक का प्लान कैंसिल। सेना ने कहा भाई हम थोड़ी पैसे वापस करेंगे, जो आ गया वो आ गया, खा पी लिया हमने तो, बॉडी बना घूम रहे, ले चलो हमें तो। ये भी डिसीजन इसका इस पर उल्टा पड़ गया। समझ गए ना? अब और क्या हुआ, ये व्यक्ति दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? ये कहता है कि भाई हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली में है, दिल्ली में हुआ करती थी राजधानी इनकी। कहता है कि इस कैपिटल को थोड़ा दक्षिण भारत में ले चलो ना। बोले क्यों? बोले रीजन ये है कि दक्षिण भारत में लेके चलेंगे तो मंगोल अटैक करते रहते हैं, है ना, और हमारी थोड़ी सेंटर में साथियों दिल्ली मतलब सेंटर में थोड़ी राजधानी हो जाएगी, वहां से दक्षिण भारत को भी हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। लोगों ने कहा कहां लेके चलना है? बोले महाराष्ट्र लेके चलते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह को आप देवगिरी लिखो पहले।
इस जगह को आप क्या कहते हो, देवगिरी कहते हो या फिर दौलताबाद कहते हो। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम अपनी राजधानी को महाराष्ट्र में लेके चलते हैं। किसको, राजधानी को। कारण क्या है, सोच तो सही रहा है बंदा कि यार थोड़ा दक्षिण भारत को भी देख लेंगे वगैरह वगैरह। राजधानी को ले चलते हैं कहां पर, दक्षिण भारत में। मंगलों के आक्रमण से बच पाएंगे और थोड़ा दक्षिण भारत के साम्राज्य को देख पाएंगे। अब गर्मी के समय पे इसने पूरी जनता से कहा चलो भाई कहां पर, बोले राजधानी महाराष्ट्र स्थानांतरित हो गई। दिल्ली से पैदल पूरी जनता को लेके कहा, ये महाराष्ट्र पहुंच गया। पैदल 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 लोग चलते जा रहे हैं दिल्ली से महाराष्ट्र। कितना दूर है दिल्ली से महाराष्ट्र? गालियां देते जा रहे हैं राजा को, पागल है, बेवकूफ है, सारे राजाओं ने दिल्ली में राजधानी बना के रखी है, ये क्यों नहीं रख रहा, पागल है, आधा पागल है, कहते जा रहे हैं। ये व्यक्ति महाराष्ट्र पहुंच गया, राजधानी पूरा सामान सब कुछ लेके घोड़े गाड़ियों के साथ महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचा, रुका, अगले दिन देखा, सुबह निकला तो भयंकर गर्मी, महाराष्ट्र की गर्मी। महाराष्ट्र में कोई कम गर्मी पड़ती है क्या? बहुत गर्मी पड़ती है देवगिरी दौलताबाद के क्षेत्र में। इसको यहाँ की गर्मी रास नहीं आई। अब गर्मी रास नहीं आई तो बोला सुबह को, बोले वापस चलो भाई, हम तो राजधानी को दिल्ली रखेंगे। अब की बार कुछ लोग तो इधर से जाते में मर गए थे, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे। जो बचे थे ना, वो जब वापस लेके आए ना, आधे को इधर से मार लिया। आधी जनता को तो इसने आने जाने में ही खत्म करवा दिया था, जनसंख्या कम कर दी थी। अब सोचो जनता कैसे चीखती रोती जा रही होगी, और फिर वापस अगले दिन फिर दिल्ली चलो महाराष्ट्र से पैदल। तो ये व्यक्ति अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसने 1326-27 में अपनी राजधानी को दोस्तों दौलताबाद या देवगिरी दोस्तों लेकर जाने वाला व्यक्ति था। और ये देवगिरी या दौलताबाद कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? यहां तक कोई समस्या? ये एक एक पॉइंट दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ये एक एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, इसको आप हल्के में मत लेना। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो किस लिए ले गया था भैया दौलताबाद? किस लिए ले गया था? मंगोलों के अटैक से भी बचते रहेंगे, इसलिए दौलताबाद ले गया था। और ये दौलताबाद कहां पर पड़ता भी है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इतनी बातें समझ में आई तो दोस्तों आज मैं थोड़ी सी छोटी सी क्लास को छोटी रखूंगा, लगभग 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, मुझे कुछ काम है। तो दोस्तों ये इतनी बातें आपको समझ में आई। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से सत्य इसके बारे में आपने जाना है। तो हमारी ये क्लास थी सत्य, जो आपको पता होना चाहिए। अगर टाइम टेबल की बात करें तो रीजन की क्लास जो होती है वो आपकी 9 बजे होती है सुबह। साइंस की क्लास जो होती है साथियों ये आपकी 10 बजे होती है। और जीके जो पढ़ाता हूं मैं आपको कितने बजे साथियों? 9 बजे पढ़ाता हूं। और मैथ की क्लास आपकी 10 बजे होती है। ये क्लास का टाइम टेबल है जो आपको पता होना चाहिए। वीडियो एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। टेलीग्राम अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, यहां से साथियों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कोई डाउट तो नहीं है, सभी की चीजें क्लियर हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, आजाद रहिएगा, आबाद रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।